नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3.5 घंटे नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 3.5 घंटे नॉवल का चौथा पार्ट। कार विभा स्वयं ड्राइव कर रही थी। मैं अगली सीट पर उसके बराबर में ही बैठा था। पिछली सीट पर मिस्टर सावरकर बैठे थे। सावरकर ने कहा था कि कार वो ड्राइव कर लेगा। वे आराम से पिछली सीट पर बैठे, परंतु विभा ने उसकी बात न मानकर उन्हें पीछे बैठने का आदेश दिया। कार के पीछे आईजी की कार और उसके पीछे पुलिस कर्मियों से भरी जीप चली आ रही थी। हमारी कार सबसे आगे इसलिए थी क्योंकि जिस फ्लैट पर हम जा रहे थे उसका पता सिर्फ विभा को ही ज्ञात था। कार में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। एकाएक ही विभा ने मुझे पुकारा, वेद। विचार श्रृंखला बिखर जाने के कारण मैं उछल सा पड़ा। तुम जासूसी उपन्यास लिखते हो ना? सड़क पर दृष्टि गड़ाए उसने अजीब सा सवाल किया। उसके सवाल का अर्थ न समझते हुए मैंने कहा, हाँ। क्या तुम इस केस के हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर सकते हो? मैं समझा नहीं। तुमने आईजी के मुंह से बाबूजी के बयान सुने। उनसे लगता है कि अनूप ने हत्यारे द्वारा दी गई पहेली हल कर दी होती तो हत्यारे को कुछ भी चाह नहीं थी। हाँ, मगर यह बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब ये कि हत्यारे की दिलचस्पी उन्हें मार देने से कहीं ज्यादा उस पहेली के हल में थी। विभा ने कहा, ऐसा उस पहेली में क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है विभा। बेशक मैं जासूसी उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन इतने उलझे हुए नहीं। मेरे पात्र विजय और विकास हैं। उनका संबंध भारतीय सीक्रेट सर्विस से है, अतः ज्यादातर वे किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन पर ही काम करते हैं। ऐसे ऑपरेशन का रहस्य तो पहले ही खुला रहता है। सवाल सिर्फ ये होता है कि वे ऑपरेशन में कैसे सफल होंगे। पाठकों को हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही मेरे उन उपन्यासों का ध्येय है। उसमें इतने सवाल, इतने पेच या इतने उलझाव बिल्कुल नहीं होते। ऐसे कथानक शायद पाठक पसंद भी नहीं करेंगे। तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे ख्याल में तुम्हें पेचदार कथानक ही लिखने चाहिए। ऐसे कथानकों से तुम मनोरंजन के साथ उनकी बुद्धि भी पैनी करोगे। मेरी राय है कि तुम भविष्य में ऐसे ही कथानक लिखो। अपने किसी उपन्यास में पत्र के जरिए पाठकों से राय लूंगा। मैंने विषय को खत्म किया और वापस इस केस पर आता हुआ बोला, क्योंकि मैं ऐसे कथानक नहीं लिखता, इसलिए मिस्टर अनूप के हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण भी नहीं कर सकता। वो चुप रह गई। कुछ देर तक मैं उसके बोलने की प्रतीक्षा करने से निराश होकर बोला, क्या तुम हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर सकती हो विभा? मेरे ख्याल से जिंदलपुरम में अभी मर्डर और होने चाहिए। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। फिलहाल यही हत्यारे की मानसिक स्थिति का विश्लेषण है। उसे पहेली का हल चाहिए। अपनी नजर में वो जिसे भी बुद्धिमान समझेगा उसके सामने पहेली रख देगा। हल न कर पाने की सूरत में उसकी हत्या कर देगा। बड़ी अजीब बात कह रही हो तुम। मैंने पूछा, क्या तुम इस खाली समय में मुझे उस हेयर पिन के बारे में बताओगी? उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। विभा ने मेरी बात बीच में काटकर जल्दी से कहा। मैं समझ गया कि विभा सावरकर के सामने हेयरपिन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर एकाएक ही दिमाग में सवाल उठा कि क्या विभा मिस्टर सावरकर पर भी शक कर रही है? यदि हाँ, तो कैसा शक? हत्यारा तो बिल्कुल स्पष्ट है, जोगा। क्या विभा जोगा को इस केस का मुख्य मुजरिम नहीं मानती? यदि ऐसा है तो विभा की धारणा के पीछे तथ्य क्या है? सावरकर पर वो कैसे, क्यों और क्या शक कर रही है? मैं अभी इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ था कि एक हल्के से झटके के साथ गाड़ी रुक गई। मैंने देखा कि गाड़ी 3 मंजिले फ्लैट्स के दूर तक फैले सिलसिले और 4 दीवारी से घिरे स्थान पर रुकी थी। एक स्थान पर लिखा था मानसरोवर कॉलोनी। आईजी की कार और पुलिस जीप भी हमारे पीछे ही रुक गई। विभा के नेतृत्व में पूरा काफिला एक इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर C51 के बाहर गैलरी में रुक गया। विभा ने कहा, यही वो फ्लैट होना चाहिए। मगर ये तो बंद है। आईजी ने फ्लैट के बाहर लटके ताले को देखते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन ठहरिए, इस ताले पर कोई हाथ नहीं लगाएगा।
अगर फ्लैट वही है तो ताले पर जोगा की उंगलियों के निशान जरूर होने चाहिए। कहने के तुरंत बाद ही वो मेरी तरफ घूमी, बोली, क्या हमारे पास रुमाल है वेद? मैंने जेब से रुमाल निकालकर उसे दिया। उसने अपने बालों से एक हेयर पिन निकाला। बाएं हाथ में रुमाल लेकर उससे ताले को इतना आहिस्ते से पकड़ा कि उस पर बने उंगलियों के निशान मिट न जाए। दाएं हाथ से हेयर पिन की मदद से वो ताले को खोलने का प्रयास करने लगी। मेरे और सावरकर के अलावा सभी पुलिसकर्मी आईजी तक विभा की कार्रवाई को हैरत में डूबे देख रहे थे। उस वक्त तो सबकी आंखें लगभग फट सी पड़ी जब विभा की 5 मिनट की कोशिश के बाद ही ताले ने मुंह फाड़ दिया। ताला सावधानी से एक तरफ रखा गया। दरवाजा खोलकर विभा और उसके पीछे हम सभी फ्लैट में दाखिल हो गए। फ्लैट 3 कमरों का ही था, डाइनिंग, ड्राइंग और बेडरूम। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर हम सभी ठिठक गए। एक कुर्सी और उसके समीपी फर्श पर नायलॉन की रस्सी पड़ी थी। कुर्सी से थोड़ी दूर एक बाल्टी रखी थी। कुर्सी और उसके आसपास का फर्श अभी तक गीला था। बाल्टी की तली में थोड़ा सा पानी शेष था। हम सभी समझ गए कि गजेंद्र बहादुर इसी कुर्सी से बंधे रहे होंगे। विभा ने कहा, फ्लैट यही है। मैं ड्राइंग रूम में रखे फोन का नंबर देख चुकी हूँ। कोई भी फ्लैट में मौजूद किसी वस्तु को छेड़ेगा नहीं। आईजी साहब, कृपया आप फिंगरप्रिंट्स विभाग को फोन कर दीजिए। अपने फोटोग्राफर को भी। यहाँ के फोटो और निशान लेने बहुत जरूरी है। आईजी साहब बिना कुछ कहे मुड़ गए। ठहरिए, विभा ने पूछा, आप फोन कहां से करेंगे? इसी इमारत के किसी दूसरे फ्लैट से। गुड, इस फ्लैट के फोन पर हत्यारे की उंगलियों के निशान होंगे। आईजी साहब बाहर चले गए। मैंने विभा से पूछा, जब यह स्पष्ट है विभा कि वो जोगा था तो निशान आदि के लिए इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? हुलिये और नाम से ही उसे तलाश किया जा सकता है। इस फ्लैट में रहने वाले का नाम दीनदयाल है। ये बात तुम्हें कब और कहां कैसे पता चल गई? एक्सचेंज से। फोन दीनदयाल के नाम से ही है। जोगा नाम और हुलिया दोनों ही नकली हो सकते हैं। संभव है कि दीनदयाल अनूप से जोगा नाम और उसी हुलिये से मिलता रहा हो। जब उंगलियों के निशान दीनदयाल से मिलाए जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि दीनदयाल ही जोगा था या नहीं। मैं विभा की बुद्धि की विलक्षणता और दूरदर्शिता पर चकित सा उसे देखता रह गया, जबकि वो सारे कमरे में घूम घूम कर जाने क्या तलाश कर रही थी। हम सभी पूरी तरह मौन उसे देखते रहे। हम सबको अपने पीछे न आने की आज्ञा सी देती हुई वो बेडरूम में चली गई। 10 मिनट बाद लौटकर कमरे में आई। तभी आईजी साहब भी कमरे में आए। सामने पड़ते ही विभा ने उनसे फोन के बारे में पूछा। जवाब में आईजी साहब बोले, फोन तो हमने कर दिया है, लेकिन हमें पता लगा है कि इस फ्लैट के मालिक का नाम जोगा नहीं दीनदयाल है। शायद आपने किसी पड़ोसी का बयान लिया है। हाँ, तब तो आपको यह भी पता लगा होगा कि गांधी बाजार में दीनदयाल की केमिस्ट की दुकान है। अरे, आपको कैसे मालूम? दीनदयाल की उम्र 30-35 के बीच की है। आंखें छोटी, नाक लंबी, माथा चौड़ा और सिर पर नाम मात्र के बाल है। कद 5 फुट 2 या 3 इंच है। स्वास्थ्य अच्छा है। उसकी पत्नी का नाम निर्मला है, जो आजकल मायके गई हुई है। इनके 2 बच्चे हैं, 7 वर्षीय बंटी और 3 वर्षीय शिखा। दीनदयाल सुबह के 9 बजे दुकान चला जाता है और रात 8:30 बजे के करीब वापस लौटता है। आईजी के चेहरे पर सारे जमाने भर की हैरत उभर आई। बोले, आप कहीं जादूगरनी तो नहीं है? निर्मला का मायका दिल्ली में है। कमाल कर रही हैं आप। भला आपको ये सब कुछ? इसमें कमाल या जादूगरी जैसी कोई बात नहीं है आईजी साहब। जो बातें आप बाहर पड़ोसियों से मालूम कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बातें इस फ्लैट में रहकर जानी जा सकती है। बेडरूम में पूरे परिवार का एक फोटो है। एक अलमारी में केमिस्ट की दुकान का पैड रखा है। बेड पर दिल्ली से आया निर्मला का एक पत्र पड़ा है, जो शायद कल ही दीनदयाल को मिला था और उसने पढ़कर सिरहाने रख दिया था। पत्र में बहुत सी बातों के अलावा यह भी लिखा है कि बंटी और शिखा अपने पापा को बहुत याद करते हैं। ओह, आईजी के दिमाग को सुकून सा मिला। फ्लैट में मौजूद सामान से यह अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है कि दीनदयाल का स्टोर ठीक ही चलता है। 2 से लेकर 2,500 के बीच की आय उसे हो ही जाती है। कमाल है, आप इतनी छोटी छोटी चीजों से। ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम देखते हैं किंतु महत्वहीन समझकर उन पर मनन नहीं करते, दरअसल किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। किसी ने पानी की एक बूंद को देखकर घोषणा कर दी कि कहीं ना कहीं समुद्र जरूर है। पानी की वो बूंद दूसरे लोगों ने भी देखी थी, किंतु सिर्फ देखी ही थी
उस पर मनन नहीं किया था। जिसने मनन किया वो जान गया कि कहीं ना कहीं समुद्र जरूर है। किसी व्यक्ति के रहने के स्थान को देखकर उसकी रुचियों और आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। आपके इस तरह बताने के बाद सब कुछ कितना आसान लगता है। कोई भी उलझन केवल तब तक उलझन है जब तक कि हम उस पर सोचते नहीं हैं। यदि हम सोचें और हमारे सोचने की धारा ठीक हो तो उलझन को सुलझाने में देर नहीं लगती। और जब उलझन सुलझ जाती है तो लगता है कि उलझन थी ही कहाँ, हम तो व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे। हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे बहू रानी कि आप इतने सुलझे हुए विचारों की होंगी। खैर, आगे की जानकारी के लिए दीनदयाल का मिलना बहुत जरूरी है। विभा ने कहा। दुकान बंद होगी। उसका इस वक्त यहाँ ना मिलना संदेहास्पद है। कहाँ है वो? क्या आपने पड़ोसियों से मालूम किया? पड़ोसियों ने उसे सुबह दुकान पर जाते देखा था, उसके बाद नहीं देखा। विभा ने मानो स्वयं से ही सवाल किया। दीनदयाल कहाँ गया? क्यों गायब हो गया? कहीं वही तो जोगा नहीं है विभा? मैंने राय व्यक्त की। उसकी तलाश करवाइए आईजी अंकल। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दीनदयाल ही दे सकता है। आईजी साहब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां पुलिस, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग पहुंच गए। विभा ने मुझसे कहा, चलो वेद, फिलहाल हमारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। आपने ये मांगी थी। आईजी ने जेब से एक तय हुआ कागज निकालकर विभा को दे दिया। उस पहेली की फोटोस्टेट कॉपी, जिसे हल न करने की सूरत में मिस्टर अनूप ने आत्महत्या कर ली। कागज लेते वक्त विभा का सारा चेहरा भभक रहा था। करीब 12 बज रहे थे। कार जिंदलपुरम की चिकनी चौड़ी और साफ सड़क पर तैरने के से अंदाज में दौड़ी चली जा रही थी। कार में केवल हम दोनों ही थे। ड्राइव वो स्वयं ही कर रही थी। मैं उसके समीप ही बैठा हुआ था और कागज पर बनी पहेली को देख रहा था। उस पहेली को जिसको मैं अपनी विभा के सुहाग की हत्यारी कह सकता था। विभा की आंखें कार के आगे आगे दौड़ रहे हेडलाइट के प्रकाश पर थी। सड़क पर दृष्टि गड़ाए उसने मुझसे पूछा, आया कुछ समझ में? नहीं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। उस पर से ध्यान हटा लो, इस तरह कुछ पल्ले पड़ेगा भी नहीं। क्या मतलब? मैंने विभा की तरफ देखते हुए पूछा। वो पहेली इतनी सरल नहीं हो सकती जिसे वे 3.5 घंटे में हल नहीं कर सके। वे जानते थे कि अगर वे इसे हल नहीं कर सके तो वे 3.5 घंटे उनकी जिंदगी के आखिरी घंटे होंगे। अतः इसे हल करने में उन्होंने पूरी तन्मयता से अपना संपूर्ण दिमाग लगाया होगा। हर वो कोशिश की होगी जो वे कर सकते थे, किंतु फिर भी सफल ना हो सके। इसका मतलब है कि पहेली कठिन है और ये दिमाग खर्च करने से समझ में नहीं आएगी। इसको हल करने के लिए अलग से समय चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। इसे मैं करूंगी और 3.5 घंटे में हल करूंगी। विभा? चौंकते हुए कहते वक्त मेरा लहजा कांप गया, बल्कि यूं लिखना चाहिए कि मेरा सारा अस्तित्व ही कांप उठा था। जब मैंने ड्राइविंग करती विभा की तरफ देखा तो जिसमें झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी सनसनी फैला देने वाली दृढ़ता थी। आंखें पथराई हुई सी थी। उसने उसी चट्टानी और खुरदरे स्वर में कहा, हाँ वेद, पूरे 3.5 घंटे में, और यह भी वादा रहा कि अगर मैं उतने ही समय में हल ना कर सकी तो उनकी तरह आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, मेरे जिस्म का सारा रोया खड़ा हो गया। ऐसा मत कहो। क्यों? क्या तुम समझते हो कि उतने समय में मैं इस पहेली को हल नहीं कर सकूंगी? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तुम्हारे दिमाग पर भरोसा है, फिर भी ऐसी प्रतिज्ञा मत करो। प्रतिज्ञा तो मैं कर चुकी हूं, चिंता मत करो दोस्त, मैं मरने वाली नहीं हूं। कहती हुई विभा के चेहरे पर विश्वास के सारे लक्षण उभर आए। मैं जिंदा रहूंगी, किसी और के लिए नहीं, बल्कि मुजरिमों के लिए, उनके लिए जो किसी का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी माँ से उसके बेटे, किसी बहन से उसका भाई या किसी भाई से उसकी बहन छीनते हैं। मुजरिम कहलाई जाने वाली ये कौम हमारे समाज के मस्तक पर लगा कोड़ का बदनुमा धब्बा है। इस दाग को, इस कोड़ को साफ करने के लिए मैं जिंदा रहूंगी। विभा, डिटेक्टिव बनना, डिटेक्टिव बनकर जुर्म और मुजरिमों के खिलाफ जंग छेड़ना ही मेरा मकसद था। वेद, वही मकसद जिसका संकेत उस दिन मैंने तुम्हें होटल में उस केबिन में दिया था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी वेद, जुर्म और मुजरिमों का इलाज करने वाली डॉक्टर। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ही कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद भी मर्डर के उलझे हुए केसों से संबंधित फाइलों में ही डूबी रहती थी। मेरा दिमाग इस विषय के अलावा किसी तरफ नहीं था। झटका उस दिन लगा जिस दिन मम्मी पापा से पता लगा कि उन्होंने मेरी शादी जिंदलपुरम के इकलौती वारिस अनूप से तय कर दी है।
मैं रोई, चीखी, उनसे कहा कि मैं शादी करना नहीं चाहती, मुझे जासूस बनना है, किंतु किसी ने एक न सुनी। मम्मी पापा ने समझाया कि लड़की होना एक आवश्यक सामाजिक व्यवस्था है, किसी लड़की की शादी ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा मुझे उनके कहने से कोई परवाह नहीं है। तब उन्होंने मुझे समझाया कि नारी का जन्म कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसी कुल की मर्यादामयी बहू, गृहिणी और किसी की ममतामयी मां बनने के लिए होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं थी, फिर भी मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई। सारे सपने, सारे मंसूबे टूट टूट कर बिखर गए और जब शादी हो गई तो ये सच्चाई है वेद कि मैं अपने मकसद के बारे में सब कुछ भूल गई। हालातों से समझौता कर लिया था मैंने, इस हद तक कि मैं केवल एक पत्नी, आदर्श गृहिणी और स्कूल की मर्यादामयी बहू बन गई। खुद भूल गई कि कभी मैंने क्या बनने की सोची थी। जब इंसान हालातों से फैसला कर लेता है तो खुश रहने लगता है, सो मैं खुश थी। यकीन मानो दोस्त, मैं बहुत खुश थी कि अचानक ही आज किस्मत ने मुझे फिर झटका दिया। ऐसा झटका जिसने कि मुझे विधवा कर दिया, मेरा सब कुछ लूट लिया। जिसने लूटा है वो मुजरिम है, उसी घृणित जाति का एक जानवर जिसका इलाज मैं कभी डॉक्टर बनकर करना चाहती थी। अब ये सफेद लिबास मेरे तन पर सारी जिंदगी रहेगा वेद, और ये लिबास मुझे जुर्म की वजह से मिला है, उसी जुर्म की वजह से जिसे समूल नष्ट करने की मैंने कसम खाई थी। अब वो कसम पूरी होगी। ये सफेद लिबास हर क्षण याद दिलाता रहेगा कि मुझे जुर्म और मुजरिमों का खात्मा करना है। जो बनने की बात मैं शादी के बाद भूल गई थी, आज वही बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। विभा के मुंह से अल्फाज नहीं, आग निकलने लगी थी। चेहरा यूं भभकने लगा था जैसे किसी फैक्ट्री का बॉयलर हो। जाने किस भावना के वशीभूत मेरा सारा जिस्म पसीने से तर हो गया। मैं चाहकर भी कुछ बोल न सका, जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी जैसे। कार के अंदर केवल इंजन की मध्यम सी आवाज ही गूंजती रही। खुद को सामान्य दर्शाने के लिए मैंने पूछा, वैसे विभा, तुम्हारे ख्याल से दीनदयाल क्या निकलेगा? क्या मतलब? मेरा मतलब, क्या उसके मुजरिम होने की संभावना है? कम से कम दीनदयाल को देखे बिना उसके बारे में कोई भी धारणा बना लेना तो न्यायोचित नहीं होगा और ना ही बुद्धिमानी। वो मुजरिम हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ, इतना जरूर है कि उसका बयान इस केस में महत्वपूर्ण जरूर साबित होगा। दीनदयाल का गायब होना कहता है कि इस बारे में उसे कुछ न कुछ मालूम जरूर है। अभी मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कार एक हल्के से झटके के साथ रुक गई। मैंने देखा कि कार हरिकेश बहादुर अस्पताल के पोर्च में रुकी थी। हम दोनों गाड़ी से उतर गए। अस्पताल में विभा डॉक्टर से मिली, अपने ससुर के बारे में मालूम किया। डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो वे स्वस्थ हैं, किंतु बार बार अनूप से मिलने के लिए कह रहे हैं। जब विभा ने कहा अनूप की मृत्यु के बारे में उन्हें बताना तो पड़ेगा ही, तब डॉक्टर बोला, हम समझते हैं बहुरानी, बताए बिना काम नहीं चलेगा। आखिर कल अंतिम संस्कार भी तो उन्हें ही करना है। क्या उस वक्त बाबूजी को शौक नहीं लगेगा? हमारे ख्याल से नहीं। क्यों? आज सारी रात वे यहीं रहेंगे, डॉक्टर ने बताया। अनूप बाबू से बार बार मिलने की वे जिद कर रहे हैं। कुछ तो उन्हें शक हो ही रहा है। जब हम उनके सारी रात के अनुरोध के बावजूद अनूप बाबू से ना मिलवा सकेंगे तो उनका शक विश्वास में बदल जाएगा, यानी सुबह तक बिना किसी के बताए धीरे धीरे उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। फिर जब हम बताएंगे तो उन्हें कोई शौक नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात तो उनका मस्तिष्क पहले ही समझ और स्वीकार कर चुका होगा। मुझे डॉक्टर की राय जमी। विभा भी सहमत थी, शायद इसलिए चुप रह गई। फिर काफी देर तक वो डॉक्टर से उनके बारे में ही बातें करती रही। 30 मिनट बाद हम वापस आकर गाड़ी में बैठे। गाड़ी मंदिर की तरफ रवाना हो गई। बड़ी तेजी से घटने वाले घटनाओं के संबंध में मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चकरा रहे थे। जानता था कि यदि विभा उन सारे का नहीं तो उनमें से कुछ सवालों का जवाब दे सकती है, किंतु जाने किन विचारों में गुम वो ड्राइविंग किए जा रही थी। उससे कोई भी सवाल करने का मेरा साहस नहीं हुआ। अभी मंदिर से 1-1.5 फरलांग इधर ही थे कि विभा बुरी तरह चौंक पड़ी। दीनदयाल, विभा के कंठ से चीख सी निकली थी और अगले ही पल विभा के पैरों का दबाव ब्रेकों पर बढ़ता चला गया। टायरों की तेरव चरमराहट के साथ कार फिसलती चली गई, मगर अब वो व्यक्ति कहीं नजर नहीं आ रहा था जिसे देखकर हम चौंके थे या विभा ने फुर्ती से ब्रेक लगाए थे। विभा के कहने से मैं समझ गया था कि वो साया दीनदयाल ही था, वो जो कार की हेडलाइट के प्रकाश में नहाया था, केवल एक क्षण के लिए। अगले क्षण वो सड़क की दाईं तरफ अंधेरे में लुप्त हो गया था। बाईं तरफ से बेतहासा भागते हुए उसने सड़क पार की थी। वो सब कुछ एक क्षण के भी 1000वें हिस्से में हो गया था। कार के रुकने तक अभी मैं ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया था
कि रात के गहरे सन्नाटे के बीच फायर की एक जोरदार आवाज गूंजी। मैं सहम सा गया। जलता हुआ बुलेट बाईं तरफ से निकलकर हमारी कार के सामने से गुजरता हुआ दाईं तरफ छाए अंधेरे में गुम हो गया। मेरे होश संभालने से पहले ही बाईं तरफ छाए अंधेरे से भागते कदमों की आवाज उभरी, साथ ही कड़ाकेदार चेतावनी, भागने की कोशिश मत करो दीनदयाल, तुम बच नहीं सकोगे। तभी बाईं तरफ के अंधेरे से निकलकर कई पुलिसकर्मी सड़क पर पहुंचे। हेडलाइट के प्रकाश में सड़क पर वे सभी छिटके थे। वे सभी क्योंकि भागते हुए वहां पहुंचे थे, इसलिए हाँफ रहे थे। इंस्पेक्टर त्रिवेदी भी उन्हीं में था और अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर को कार की तरफ तान कर वहीं गरजा, कौन है उधर, हेडलाइट ऑफ करो। ये हम हैं इंस्पेक्टर, विभा ने जोर से कहा। ओह बहुरानी, त्रिवेदी एकदम सकपका सा गया। रिवॉल्वर की नाल स्वयं ही झुक गई, जबकि विभा ने जल्दी से कहा, दीनदयाल को हमने बाईं तरफ गुम होते देखा है इंस्पेक्टर, पीछा करो। इंस्पेक्टर त्रिवेदी को जैसे अब याद आया हो कि वो दीनदयाल का पीछा कर रहा था। चीख कर अपने साथियों को भी वही हुक्म देते हुए उसने बाईं तरफ के अंधेरे में जंप लगा दी। उसके बाएं हाथ में रिवॉल्वर और दाएं हाथ में टॉर्च थी। सब कुछ इतनी तेजी से और कुछ ऐसी हड़बड़ाहट के साथ हो रहा था कि मैं समझ न पा रहा था। एकाएक मेरे शरीर को तेज झटका लगा। कार को अचानक ही विभा ने गियर डालकर पीछे हटाया। मैं कुछ समझ नहीं सका कि वो क्या कर रही है और अगले ही पल कार सड़क पर रास्ता रोकने के अंदाज में खड़ी थी। और जब मैंने सभी पुलिसकर्मियों को प्रकाश में नहाते देखा तो विभा का अभिप्राय समझ गया। दरअसल बाईं तरफ का सारा हिस्सा जिधर हमने दीनदयाल को गुम होते देखा था, हेडलाइट के तीव्र प्रकाश से जगमगा सा उठा। उस तरफ गन्ने के खेत थे। त्रिवेदी और उसके साथी चारों तरफ भागे भागे फिर रहे थे और उस अनोखे दृश्य को देखता हुआ मैं सोच रहा था कि दीनदयाल इस सीख में ही कहीं गुम हो गया है, शायद वो अब हाथ नहीं आएगा। वही हुआ। 15 मिनट बाद निराश त्रिवेदी कार के समीप आया, बोला, जाने कहाँ गुम हो गया बहुरानी। वो इधर गया था, विभा ने कहा। हाँ, देखा तो हमने भी था बहुरानी, फायर भी किया था, लेकिन आप चिंता न करें, वो बचकर नहीं निकल सकेगा। जिंदलपुरम में उसे एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अनूप साहब के हत्यारे को पनाह दे सके। सुबह होने से पहले ही वो हमारी गिरफ्त में होगा। सुनो त्रिवेदी, तुम उसे मारोगे नहीं, जिंदा गिरफ्तार करोगे। एकाएक ही मैंने विभा के लहजे को कड़ा होते महसूस किया और हमारा ये आदेश वायरलेस के जरिए सभी पुलिसकर्मियों को दे दो। जी बहुरानी, त्रिवेदी सकपका सा गया। विभा चुप रह गई। कई क्षण के लिए कार के इर्द गिर्द सन्नाटा सा छा गया। फिर अगला प्रश्न विभा ने ही किया, मगर ये दीनदयाल तुम्हें टकरा कहाँ गया? अपने दोस्त राम अवतार के घर पर। क्या मतलब? वायरलेस पर दीनदयाल के बारे में आदेश मिलते ही मैं भी उसकी तलाश में लग गया। मैंने सोचा कि इस तरह उसे कहाँ तलाश किया जाता। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हो न हो ऐसे कठिन समय में वो अपने किसी परिचित रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ छुपने की कोशिश करेगा। दीनदयाल के बराबर में ही राम अवतार की किताबों की दुकान है। मैंने सोचा कि राम अवतार से जरूर उसके परिचितों का पता मिल जाएगा। सो पता लगाकर राम अवतार के घर पहुंच गया। संयोग देखिए, दीनदयाल वहीं मिल गया। हमें देखते ही बंदूक से निकली गोली के समान भागा। तभी से हम उसका पीछा कर रहे हैं। राम अवतार कहाँ है? यहाँ पास ही मुश्किल से 2 फरलांग दूर उसका घर है। दीनदयाल के पीछे मैं वहां हवलदार लखन सिंह को वहीं ठहरने और राम अवतार को गिरफ्तार कर लेने का हुक्म देकर भागा था। यानी इस वक्त राम अवतार लखन सिंह की गिरफ्त में होगा। जी हाँ, गाड़ी में बैठो और हमें उसके घर ले चलो। इस तरह त्रिवेदी गाड़ी में बैठ गया। बाकी पुलिसकर्मियों को वहीं तैनात रहने का निर्देश देने के बाद बोला, चलिए बहुरानी। विभा ने गाड़ी इंस्पेक्टर के बताए हुए रास्ते पर बढ़ा दी। शीघ्र ही वे मध्यम श्रेणी के एक मकान में पहुंचे। हवलदार अधेड़ायु के राम अवतार के हाथों में हथकड़ियां डाले कदाचित त्रिवेदी के लौटने का ही इंतजार कर रहा था। उसी कमरे में एक औरत और 2 बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। बेचारे राम अवतार का चेहरा पीला जर्द पड़ा हुआ था। विभा को देखते ही वो औरत, जो शायद राम अवतार की पत्नी थी, विभा के कदमों में गिरकर रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। वो बार बार यही कह रही थी, बहुरानी ये बेकसूर हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ देर की खामोशी के बाद विभा ने गंभीर स्वर में कहा, आप उठिए माँ जी, आपका इस तरह हमारे पैरों में गिरना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यकीन रखिए, अगर राम अवतार बेकसूर है तो उसे कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया गया। तब गिड़गिड़ाते से राम अवतार ने कहा, आपकी कसम बहुरानी, मैंने कुछ नहीं किया।
बिल्कुल सही जवाब दो राम अवतार। क्या उस समय दीनदयाल यहीं था जब यहाँ पुलिस आई? हाँ बहुरानी, लेकिन लेकिन सच मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ क्या करने आया है। यहाँ वो बहुत ही कम आया करता था और इतनी रात गए तो पहले कभी भी नहीं आया। जब मैंने दरवाजा खोलने पर देखा तो चौंक पड़ा। वो बहुत ही बदहवास और घबराया सा था। मुझे लगभग धकेलता सा वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चौंक कर मैंने उसकी बदहवासी, फूली सांस, घबराहट और इतनी रात गए आने का सबब पूछा तो हांफता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसने कहा वो सब कुछ बताएगा। हलक सूख रहा है, पहले एक गिलास पानी पिलाया जाए। मैंने राजू की माँ से उसके लिए पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हम पति पत्नी अचंभे से उसे देख रहे थे। जब वो थोड़ा सामान्य हुआ तो मैंने उससे पूछा। बताने के लिए अभी उसने मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। बंद दरवाजे की तरफ मुंह करके मैंने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? पुलिस। पुलिस? बाहर से आवाज सुनते ही मैं चकरा गया। दीनदयाल पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं राम अवतार, दरवाजा नहीं खोलना। क्यों? चकरा कर मैं चीख पड़ा, क्या करके आया है तू? हमारी ये आवाजें शायद पुलिस ने सुन ली थी, क्योंकि तभी दरवाजा खोलने के गुर्राहट के आदेश के साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। उस वक्त बौखलाया सा दीनदयाल यहां से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तूने जरूर कुछ किया है, मैं तो दरवाजा खोलूंगा। ऐसा कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो भागकर अंदर वाले कमरे में चला गया था। मेरे दरवाजा खोलते ही यहाँ पुलिस घुस गई। मुझे हवलदार ने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब अंदर वाले कमरे की तरफ लपके। इन्होंने उसे खिड़की के रास्ते से बाहर कूदते देख लिया था। हवलदार को यहीं रुकने का हुक्म देकर ये अपने बाकी साथियों के साथ। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो ना? विभा ने गुर्रा कर पूछा। बिल्कुल सच बहुरानी, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ। हवलदार साहब ने ही बताया कि दीनदयाल ही अनूप बाबू का हत्यारा है। उफ, मुझे पहले क्यों नहीं मालूम था? काश मुझे पहले पता होता बहुरानी कि उसी कमीने ने हमारे देवता जैसे अनूप बाबू को मारा है, तो मैं दीनदयाल के टुकड़े टुकड़े कर देता। उस कुत्ते की लाश बिछा देता मैं यहाँ। अंतिम शब्द कहते कहते राम अवतार के चेहरे पर जो भभक उभर आई थी वो देखने लायक थी। उस भभक से ही मैं अंदाजा लगा सकता था कि जिंदलपुरम के निवासी केवल अनूप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिंदल परिवार के लिए दिलों में कैसी श्रद्धा रखते हैं। कुछ देर तक विभा भी राम अवतार के चेहरे पर उतर आई उसी अलौकिक भभक को देखती रही। फिर एकाएक ही इंस्पेक्टर त्रिवेदी की तरफ घूमकर बोली, क्या तुमने कमरे के अंदर से राम अवतार और दीनदयाल की आवाजें सुनी थी? जी हाँ। क्या तुमने उन्हीं वाक्यों को सुनकर सिपाहियों को दरवाजा तोड़ डालने का हुक्म दिया था? हाँ बहुरानी, दीनदयाल यहीं था, उसकी आवाज मैंने बिल्कुल साफ सुनी थी। राम अवतार को छोड़ दो, ये बिल्कुल बेकसूर है। कहने के साथ ही विभा किसी फिरकनी के समान तेजी से घूमी और हवा के झोंके की तरह मकान से बाहर निकल गई। मैंने अपनी कलाई में बंधी रिस्ट वॉच में समय देखा। उस समय रात के 1 बज रहे थे जब विभा ने कार मंदिर के पार्किंग में रोकी। चौकीदार के साथ ही ढेर सारे कर्मचारियों ने कार से निकलने पर विभा को घेर सा लिया था, परंतु विभा कार को गैराज में खड़ी करने का हुक्म देती हुई मुख्य द्वार की तरफ लपक गई। मैं लपकता हुआ सा उसके पीछे था। विभा उसी कमरे की तरफ बढ़ गई जिसमें सावरकर के आने से पहले वो मुझे हेयर पिन के बारे में बताने वाली थी। मुझे अपने साथ ही कमरे में आने का संकेत दिया था उसने। कमरे में पहुंचने पर पुनः वही दरवाजा अंदर से बंद करने की आज्ञा दी। मैं दरवाजा बंद करके विभा की तरफ घूमा। अब मैं तुम्हें उस हेयर पिन के बारे में बताने वाली हूँ वेद। बिना किसी भूमिका के कहती हुई वो कमरे के कोने में पड़ी मेज की तरफ बढ़ गई। एक झटके से उसने दराज खोली, उसमें से कुछ निकाला और वापस मेरे करीब आकर बोली, वो ऐसा ही हेयर पिन है। मैंने अपने सामने फैली उसकी हथेली देखी। हथेली पर सचमुच एक हेयर पिन था, बिल्कुल अलग और अनोखा हेयर पिन। वैसा पिन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हेयर पिन 3 इंच लंबा मगरमच्छ के आकार का था। देखने से ही लगता था कि वो सोने का बना हुआ है, और उसमें से निकलती झिलमिलाहट ने मुझे बता दिया कि उसमें जगह जगह कीमती हीरे जड़े हुए हैं। मेरी नजर हेयर पिन पर जमकर रह गई थी। विभा ने पूछा, क्या तुम इस पिन की कीमत का अंदाजा लगा सकते हो वेद? काफी कीमती है, सोने का हीरो से जड़ा। 6 महीने पहले वे कपड़ा मिल के लिए नई मशीनें खरीदने जापान गए थे। वहीं से मेरे लिए हेयर पिन का ये जोड़ा लाए थे। इस जोड़े की कीमत 1 लाख रुपया है। 1 लाख? मैं चकित रह गया। हाँ,
विभा ने कहा। सोने का बना मगरमच्छ के आकार का ये हीरो से जड़ा हेयर पिन पूरे भारत में दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है और जिंदलपुरम में मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन। ऐसी महंगी चीज किसी करोड़पति पर ही मिलेगी, इसलिए इसके जरिए हत्यारे को ढूंढ निकालना बहुत आसान है। मैं समझा नहीं, इसका भला हत्या से क्या संबंध? वेद, वो मेरी बात बीच में ही काट कर बोली। कथित जोगा के आने से पहले हम तुम्हारे लिए गिफ्ट की शॉपिंग करने बाजार जाने वाले थे। उस वक्त ये दोनों हेयर पिन मैंने अपने बालों में लगा रखे थे। जोगा के आने से पहले वे मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे, बालों को छेड़ रहे थे। तब उस वक्त उनका एक हाथ हेयर पिन पर था। जब अचानक ही जोगा आ गया, उसे देखते ही वे हक्के बक्के रह गए। तन बदन तक की सूद न रही थी उन्हें, और उस वक्त मैंने अनजाने में ही स्वाभाविक रूप से उनके उस हाथ को जिसमें हेयर पिन था उनकी कोट की जेब में जाते देखा। ओह, मेरे मस्तिष्क में से एक गांठ खुली। इसमें शक नहीं कि उन्होंने अनजाने में ही हेयर पिन अपनी जेब में डाल दिया था। मैंने साफ देखा था, किंतु क्योंकि उस वक्त तक मैं भौचक्की सी उन्हें और जोगा को देखती रह गई थी, इसलिए पिन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकी। वे जोगा के साथ चले गए। उनके वापस आने से पहले ही मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरे बालों में एक ही पिन रह गया है, अतः उसे उतारकर मैंने यहाँ दराज में रख दिया। उनके लौटने पर भी पिन का ख्याल ना रहा, रहता भी कैसे। सारा माहौल और वे स्वयं इतने रहस्यमय हो उठे थे, दिमाग उन्हीं सवालों में उलझ कर रह गया। उसके बाद जो हुआ वो तुम जानते ही हो। मगर इस पिन से हत्यारे का पता कैसे लग सकता है? पिन का ख्याल मुझे उस वक्त आया जब पोस्टमार्टम वाले उन्हें ले जा रहे थे। तुमने देखा कि तलाशी में पिन मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है कि पिन हत्यारे ने निकाला। ओह, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जोगा ने अनूप बाबू को यहाँ भेजने से पहले? हाँ, मैं अच्छी तरह अनुमान लगा सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। विभा सभी कड़ियों को जोड़ती हुई बोली। हालांकि उनकी हत्या से किसी भी किस्म का आर्थिक लाभ उठाना हत्यारे का मकसद बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस पिन पर उसकी दृष्टि उस क्षण पड़ी होगी जब उसने पेन उन्हें लौटाया। तुम्हें याद होगा, बाबूजी के बयान के मुताबिक जोगा ने पेन उनके सामने नहीं लौटाया था, जबकि जब वे यहाँ आए तो पेन उनके पास था। मतलब ये कि जोगा ने दीनदयाल के फ्लैट के दूसरे कमरे में पहुंचकर पेन इनकी जेब में डाला। तभी उसकी नजर पिन पर पड़ी। पिन को देखते ही उसने उसकी कीमत का अंदाजा लगा लिया। कीमत का अंदाजा होते ही उसे लालच आ गया और उसने पिन रख लिया। ओह, अब वो जरूर पिन को बेचने की कोशिश करेगा। गुड, अब तुम समझ रहे हो। इस पिन को तुम अपने पास रख लो वेद। जिंदलपुरम में छोटा सा सर्राफा है। कल तुम्हें वहीं रहकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो इसके साथ का पिन बेचने आए। मगर हत्यारा पिन को जिंदलपुरम में बेचने का रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि वो नहीं जानता कि हेयर पिन बेचने की कोशिश जैसी साधारण घटना उसे पकड़वा सकती है। क्या मतलब? हत्या करने के बाद हत्यारा पूरी तरह चौकस रहता है। किसी न किसी स्रोत से वो खबर रखता है कि पुलिस या हत्या की तफ्तीश करने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ क्या सबूत लगे हैं और वे क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जोगा को भी किसी न किसी स्रोत से सारी सूचनाएं मिल रही होगी। सारी तफ्तीश के बीच मेरे और तुम्हारे अलावा पिन का जिक्र तक किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं आया है। यानी कोई नहीं जानता कि इस हत्या से संबंधित कोई हेयर पिन भी है। अतः हत्यारा समझ जाएगा कि पिन के बारे में ना तो किसी को कुछ जानकारी ही है और ना ही इस तरफ किसी का ध्यान है, और इसलिए पिन को बेचना वो खतरनाक नहीं समझेगा। ओह, तो इसलिए तुमने कार में सावरकर के सामने मुझे रोक दिया था? हाँ, पिन का जिक्र मैं किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। पिन का नाम बीच में लाकर ही हाथ में आए सबूत को बेकार कर देना था। इसी वजह से आईजी साहब के बार बार पूछने पर भी मैंने नहीं बताया। वो घूमी, अब उसकी पीठ मेरी तरफ थी। हेयर पिन मैंने जेब में रख लिया। अब वो मुझसे दूर कमरे की एक खिड़की की तरफ बढ़ती हुई कह रही थी, फिलहाल यहाँ मुझे तुम ही पर भरोसा। अरे! वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसे चौंकती देखकर और कोई वजह ना समझकर मैं भी चौंक पड़ा। मैंने देखा कि उसकी दृष्टि खिड़की पर चिपकी हुई थी। वो लपकती सी खिड़की के समीप पहुंची। क्या हुआ विभा? मैंने पूछा। बड़ी तेजी से घूमकर उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने के लिए कहा। अचानक ही उसकी इस मुद्रा और चेहरे के भावों ने मेरी बुद्धि को चकरा कर रख दिया। मुंह फाड़े में हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, जबकि मुझ पर से दृष्टि हटाकर वो कमरे में फर्श को बहुत ध्यान से देखने लगी। और उस वक्त तो मैं भौचक्का रह गया जब वो मेज की तरफ झपटी। एक झटके में उसने दराज खोली। अगले ही पल
उसके हाथ में रिवॉल्वर देख मैं सक पका गया, किंतु मेरी तरफ लेश मात्र भी ध्यान दिए बिना वो कमरे के एक कोने में रखी सेफ के सामने पहुंचकर गुर्राई, बाहर निकलो। मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई। कहीं विभा का मानसिक संतुलन तो नहीं गड़बड़ा गया। मैं कहती हूं बाहर निकलो। सेफ की तरफ रिवॉल्वर ताने वो बड़े ही खतरनाक स्वर से गुर्राई, जानती हूं कि तुम सेफ के पीछे छुपे हो। उस वक्त मेरे दिमाग की नसें बुरी तरह झंझना रही थी जब दोनों हाथ हवा में उठाए वो व्यक्ति सेफ के पीछे से प्रकट हुआ, वही जिसका सिर्फ एक झलक मैंने हेडलाइट में देखी थी। दीनदयाल। मेरे कंठ से चीख सी निकल गई। रिवॉल्वर ताने विभा अपनी आग उगलती आंखों से उसे घूर रही थी, जबकि बुरी तरह कांपता हुआ दीनदयाल गिड़गिड़ा उठा, नहीं बहू रानी, गोली मत चलाइएगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किंग करते हुए विमोट सा देख रहा था। तुम दीनदयाल हो ना? विभा ने पूछा। हाँ बहू रानी, लेकिन सच, आपकी कसम, मैं, निर्मला और बंटी बेकसूर हैं। तुम यहां कैसे पहुंच गए? पुलिस मेरे पीछे लगी है बहू रानी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर मंदिर के लॉन में पहुंचा। संयोग से इस कमरे की खिड़की खुली हुई थी, मैं अंदर आ गया। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।